राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला। से पहले बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचे और हेडक्वार्टर पहुंच के उन्होंने वहां के स्टाफ से मुलाकात की, पत्रकारों से बातचीत की, क्योंकि उनका जो है कार्यकाल वो बीजेपी अध्यक्ष के नाते वो पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन उसको एक्सटेंशन दी गई थी लोकसभा चुनाव को देखते हुए। 30 जून को वो खत्म हो रहा है और ऐसे में उनको जब शपथ दिलाई गई तो उनको स्वास्थ्य मंत्रालय भी दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय जो है जेपी नड्डा पहुंचे और उन्होंने मंत्रालय पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। जेपी नड्डा जो हैं इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल चुके हैं। उनका अनुभव है स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने का और ये अनुभव के साथ अब वो दोबारा से स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर दिखाई देंगे। लेकिन साथ में सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि इस पर अभी विचार मंथन होगा और हालांकि नाम कई सामने आ रहे हैं, लेकिन उन नामों में से किस पर मोहर लगेगी या कोई और नाम होगा, इस पे अभी संशय बरकरार है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मनु के साथ कोमल शर्मा। लगभग 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद आज एक बार फिर मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें जीतने पर सीएम मोहन यादव को शुभकामनाएं और बधाई दी। वहीं सीएम मोहन यादव ने मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश को उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। आज कैबिनेट बैठक में किसानों को बिजली के मामले में जारी 24,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल और अन्य के 46,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। इसके साथ साथ गौवंश रक्षा वर्ष मनाने को मंजूरी दी है और जो आवारा पशु जो सड़कों पर घूमते हैं उनको भी उचित जगह पहुंचाने के लिए आज कैबिनेट में चर्चा हुई। आज सीएम ने अपने 6 माह के कार्यकाल का हिसाब देते हुए कई कामों को बताया। सीएम ने अपनी आगामी योजनाओं की भी जानकारी देते हुए बताया कि अब मध्य प्रदेश में आईटी के क्षेत्र में बढ़ना शुरू कर दिया है। जल्द ही मध्य प्रदेश में साइंस सिटी की स्थापना होगी। सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। सीएम बेंगलुरु भी जाएंगे और केंद्र की भी मदद लेंगे ताकि आईटी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बढ़ाया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि पुरानी सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। इसके अलावा तमाम और विकास के काम ये सरकार जल्द ही शुरू करने जा रही है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद आज योगी सरकार की पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें जनहित से जुड़े 41 मुद्दे का प्रस्ताव पारित किया गया। सबसे बड़ी बात है कि इस जो बैठक हुई थी इसमें ट्रांसफर नीति का प्रस्ताव पारित किया गया और साथ ही बिजली, किसानों को देखते हुए और नहर सिंचाई तमाम ऐसे जनहित के मुद्दे थे जिनको प्रस्ताव पे मुहर लग गई। माना जा रहा है कि एक जो आज प्रस्ताव पारित किया गया है कैबिनेट में वह जनहित से जुड़ा फैसला है और इससे लोगों को फायदा होगा। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही झारखंड की सरकार रेस हो गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। विभिन्न विभागों में अभी तक क्या क्या कामकाज हुए हैं उन तमाम चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं। आज मंगलवार को भी जो हमारे पीछे ये प्रोजेक्ट भवन है झारखंड मंत्रालय, इस मंत्रालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है और खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उन बैठकों का जायजा ले रहे हैं। तमाम अधिकारियों को, राज्य के अलग अलग हिस्सों से तमाम अधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है और मुख्य रूप से चंपई सोरेन का निर्देश है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं या जो जनहित की योजनाएं हैं उसमें जो केंद्र की योजनाएं हैं उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, समयबद्ध तरीके से अमली जामा पहनाने के लिए आखिर किस तरह से काम किया जाए। और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का ये खास तौर पर अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि काम जो है वो समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और लोगों के बीच जो है राज्य सरकार को लेकर एक भरोसे का माहौल पैदा हो। और प्रोजेक्ट भवन में जो बैठक चल रही है वो बैठक जो है विभिन्न 1 दर्जन से अधिक विभागों
विधायकों की बैठक जो है वो आज हो रही है, फिर कल भी ये बैठकें होंगी। इसके द्वारा चंपई सोरेन ये बताना चाहते हैं, दो मुख्य बातें बताना चाहते हैं। पहली तो ये कि विधानसभा चुनाव से पहले जो है वो राज्य की सरकार किस तरह से तेज गति से काम कर रही है, एक तो ये उद्देश्य है। दूसरा ये बताना उद्देश्य है कि जिस तरह से गांडेय उपचुनाव में, विधानसभा के गांडेय उपचुनाव में कल्पना सोरेन की विजय हुई, कल्पना सोरेन जीती, उसके बाद तमाम तरह के कयास लग रहे थे कि चंपई सोरेन को हटाकर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो इन बैठकों के मार्फत ये भी चंपई सोरेन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी तमाम अफवाहें जो है वो महज अफवाह है और इस तरह की कोई बात जो है वो झारखंड की राजनीति में खास करके सरकार को लेकर नहीं है। अब ये बैठक जो है कल भी चलेगी और कल भी 1 दर्जन से अधिक विभागों के अधिकारी जो है वो कामकाज के मामले में मुख्यमंत्री को जवाब देंगे और मुख्यमंत्री उनको तमाम तरह की हिदायत देंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। गुजरात में बढ़ती भ्रष्टाचार की शिकायतों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार अब संवेदनशील हो गई है, क्योंकि राजकोट में जिस प्रकार से अग्निकांड हुआ और उसके बाद लगातार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया और वो जेल की हवा खा रहे हैं। तो दूसरी तरफ राजकोट के म्यूनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर का तबादला किया गया, जिनको अभी तक तैनाती नहीं मिली है। तो आज वलसाड़ के कलेक्टर को निलंबित किया गया। वलसाड़ के कलेक्टर पर आरोप है कि उन्होंने सूरत में कलेक्टर रहते हुए ज़मीन के मामले में हेराफेरी की और 2000 करोड़ रुपए की ज़मीन का निजी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उन कागज़ों में हेराफेरी कर सरकार को चूना लगाया। और इस मामले की जांच जब की गई तो पुख्ता सबूत होने के बाद राज्य सरकार ने वलसाड़ के कलेक्टर को निलंबित कर दिया और बीती शाम अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तैनात 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया है। इस प्रकार कार्यवाही होने से ब्यूरोक्रेट्स में एक तरीके से हड़कंप मच गया है। राज्य सरकार ये संदेश देना चाहती है कि यदि राज्य में किसी ने भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किया तो सख्त कार्यवाही होगी। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई और बिहार में स्पेशल स्टेटस की मांग उठने लगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र में सरकार बनाने में बिहार की निर्णायक भूमिका रही है। इसको लेकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके पहले भी तेजस्वी यादव ने कहा कि इसके पहले भी 39 सांसद थे बिहार से, लेकिन बिहार के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार 30 सांसद हैं और 8 मंत्री भी बने हैं बिहार से, तो उम्मीद है कि मंत्री भी बिहार के लिए सोचेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में आरक्षण को लेकर के बात कही, 75% आरक्षण को लेकर के बात कही और पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की बात कही। वहीं मोहन भागवत के बयान को लेकर के मणिपुर पे दिए गए बयान को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि मोहन भागवत ने सही कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे पे चुप हो जाते हैं, किसी भी मुद्दे पे बोलते नहीं हैं, मौन हो जाते हैं। तो मोहन भागवत के बयान पर तेजस्वी यादव ने सहमति दी है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। दिल्ली में जैसे जैसे पानी का संकट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीति भी गर्म होती जा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार इसी बहाने उपराज्यपाल और हरियाणा सरकार को घेर रही है, साथ ही केंद्र सरकार पर भी हमला कर रही है। उसका कहना है कि यदि हरियाणा ईमानदाराना ढंग से दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी दे तो दिल्ली की पानी की समस्या से निजात मिल सकती है। एक आरोप और लगाया गया है। आम आदमी पार्टी की कैबिनेट मंत्री और जल मंत्री अतिशी ने कहा है कि हिमाचल से मिलने वाले 137 क्यूसेक पानी को भी हरियाणा ने बीच में डाइवर्ट किया हुआ है, वह भी दिल्ली पहुंच नहीं पाया है और जिसकी वजह से जो पानी की किल्लत है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जितने पानी की ज़रूरत है उतना पानी नहीं मिल पा रहा है और ऐसे में आज बिजली संकट भी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है। कुल मिलाकर के इस समस्या के साथ ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जिसमें भाजपा के नेता भी लगातार इस समस्या के लिए सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं।
राजनीतिक लोग अपने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली की जो जनता है वो एक एक बूंद पानी के लिए भी तरस रही है। जो पानी की ज़रूरत होती है, हर परिवार में एक पानी कम से कम 150 लीटर की आवश्यकता होती है। लेकिन किसी भी सूरत में दिल्ली वासियों को इतना पानी नहीं मिल पा रहा है। कई जगह खुद के संसाधन हैं, वहाँ तो पानी की आपूर्ति किसी तरह से हुई जा रही है। लेकिन अगर हम जल बोर्ड की तरफ से बात करें तो वाटर लेवल काफ़ी डाउन होने की वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में वाटर सप्लाई कैसे होगी? टैंकरों के सहारे किसी तरह से लोगों को आधी अधूरी पानी की आपूर्ति की जा रही है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 77वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले घर वालों ने यानी राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोनी आचार्य, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने घर में केक काटकर लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया और उसके बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ जमा हो गई। धीरे धीरे आरजेडी ही नहीं, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेता लालू प्रसाद यादव के आवास पे पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि लालू जी का जन्मदिन खास है क्योंकि गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के बीच एक खास संदेश देते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने एनडीए पर हमला बोला और साफ तौर पे कहा कि एनडीए सरकार में अल्पसंख्यकों को कोई जगह नहीं दी गई है, साथ ही ये सरकार बहुत दिन चलने वाली नहीं है। कुल मिला के लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर जन्मदिन का जश्न तो रहा, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने विरोधियों पर निशाना साधा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुरुग्राम के भौंडसी क्षेत्र में एक व्यापारी पर बाइक सवार दो बदमाशों ने गन पॉइंट पर पहले लूटपाट की और उसके बाद फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना गुरुग्राम पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। दरअसल पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि वह अमूल दूध का सप्लायर है। ऐसे ही कल जब वह दूध सप्लाई करके अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन जब भौंडसी इलाके में वह पहुंचा तो बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आए। बदमाशों ने पहले गन पॉइंट पर उससे 40,000 रुपए लूटे, लेकिन जब पीड़ित ने और रुपए देने के लिए मना किया तो बदमाशों ने पीड़ित पर 2 राउंड फायरिंग की। गनीमत ये रही कि उस फायरिंग की वारदात में पीड़ित बाल बाल बच गया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना दी गई। अब गुरुग्राम पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है कि विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल जरूर बन गया है। गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए करण जय सिंह। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद काशी के सांसद नरेंद्र मोदी अपनी काशी के लोगों का आभार प्रकट करने के लिए 18 जून को वाराणसी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे, साथ ही बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हो गया है और काशी के लोगों में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एक बार फिर से उत्साह जागृत हो गया है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जहां भाजपा की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं, वहीं लोगों में भी खासा उत्साह है कि वो तीसरी बार सांसद बनने के बाद और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री का अपनी ही काशी में स्वागत करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 18 जून को यहाँ पहुंचेंगे और दोपहर बाद वो रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में एक किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के करीब 1 लाख से ज्यादा किसानों को जुटाने की तैयारी की जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला काशी दौरा होगा, इसलिए यहाँ पर तमाम प्रकार की तैयारियां की जा रही है, जहां वो किसानों के सामने अपना रोड मैप बताएंगे और उसके बाद यहाँ से वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 दिवसीय कार्यक्रम के लिए काशी में तैयारियां शुरू हो गई है। प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और जो किसान सम्मेलन के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं भाजपा ने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जगह जगह द्वार बनाने और फूलों की बारिश की भी रूपरेखा तैयार की है, जो आने वाले दिनों में उस जिम्मेदारी बांटकर लोगों को पूरी की जाएगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए काशिया में तैयारियां शुरू हो गई हैं। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। मुंबई करों को अब ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी,
क्योंकि मुंबई की सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कोस्टल रोड का जो काम है वो लगभग पूरा हो गया है। ऐसे में कोस्टल रोड के दोनों हिस्सों को अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं मरीन ड्राइव से वर्ली की तरफ, बांद्रा सीलिंग की तरफ जाने वाले कोस्टल रोड के दूसरे भाग को जनता के लिए खोल दिया गया है। इसके पहले 11 मार्च 2024 को पहले हिस्से को खोला गया था। आपको बता दें कि ये पहला ऐसा भूमिगत सुरंग है जो बनाया गया है। ऐसे में लोगों को ट्रैफिक से कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। जिस तरीके से लोग पहले मरीन ड्राइव से वर्ली बांद्रा तक जाने के लिए 40 से 45 मिनट का समय बर्बाद करते थे, अब उनका सफर 10 से 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। पहले जिस हिस्से को खोला गया था वो वर्ली बांद्रा सीलिंग से मरीन ड्राइव की तरफ का रास्ता था। ये जो दूसरा भाग खोला गया है वो मरीन ड्राइव से वर्ली सीलिंग की तरफ जाएगा। ऐसे में कह सकते हैं कि मुंबई करों के लिए एक ये बड़ा प्रोजेक्ट भी रहा है, क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती थी। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोस्टल रोड का काम लगभग पूरा हो चुका है, आने वाले वक्त में ये पूरी तरीके से खोला जाएगा। लेकिन आपको ये भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो काम है वो अभी भी चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये रविवार और शनिवार को पूरी तरीके से बंद रहेगा। इसके साथ ही साथ सुबह 7 बजे से इस कोस्टल रोड को खोला जाएगा आम जनता के लिए, यातायात के लिए, और रात को 11 बजे बंद कर दिया जाएगा। उस दरमियान यहाँ पर जो भी कार्य है वो पूरा किया जाएगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहेंगे। नड्डा का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा था, लेकिन बीजेपी के संविधान के मुताबिक जब तक बीजेपी के संगठन का चुनाव 50% राज्यों में नहीं हुआ था, तब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। लिहाजा नड्डा अभी दोहरी भूमिका में रहेंगे, यानी मंत्री के रूप में भी काम करते रहेंगे और बीजेपी अध्यक्ष के रूप में भी काम करते रहेंगे। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर तक वो बीजेपी अध्यक्ष पर रह सकते हैं, जब तक कि नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम करना शुरू किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में उन्होंने नए स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर भी गए, जहां उन्होंने सभी अधिकारियों से मुलाकात की, राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात की और सबको धन्यवाद ज्ञापन किया। मधुर के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। एनटीए परीक्षा 2024 को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि परीक्षा की पवित्रता बाधित हुई है और हम एनटीए को इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगना चाहते हैं। और यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट जुलाई में इस मामले में अगला सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि पेपर लीक हुआ है। साथ ही यह भी कहा गया कि जो रिजल्ट सामने आए हैं उस रिजल्ट में एक ही सेंटर से 67 बच्चों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि 1556 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एनटीए द्वारा ग्रेस मार्क्स दिया गया है। इसमें कहीं न कहीं धांधली हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया जाए। जब रिजल्ट आया उसके बाद एनटीए ने सफाई दिया कि वह निष्पक्ष तरीके से उसने परीक्षा करवाए हुए हैं, इसमें धांधली का सवाल ही नहीं होता है। जब पूछा गया कि आखिर 720 में से 720 अंक कैसे मिले और वह भी एक ही सेंटर से, तो एनटीए का जवाब था कि ग्रेस मार्क्स दिया गया है, जिस पर और धांधली की पुष्टि होने लगी। उसके बाद जब टोटल रिजल्ट काउंट किया गया तब एनटीए ने कहा कि कुल 1556 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, इसलिए उनके अंक ज्यादा हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य राज्यों के हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई और सभी जगह एक ही मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए, दोबारा परीक्षा कराया जाए और साथ ही भविष्य में इस तरीके की गलती दोबारा न हो, इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह कमेटी जांच करे। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का
एनटीए क्या जवाब देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण।